हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी नर्ड्स। मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी। आज की क्लास में अगले 28 डेज की जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 30 सितंबर के उस पार या इस पार, ये अगले जो 29-30 दिन है यही आपके तय करेंगे कि आप उस पर जाएंगे या इस पर जाएंगे। और इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। कैसे, किन सारी चीजों पे बात करेंगे आप देख सकते हैं। रिविजन्स, फोकस ऑन रिटेंशन, बैलेंस करना है, इंपॉर्टेंट कौन से एरियाज है जिन पे आपको फोकस करना है। अगर अभी तक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो क्या करें, और कोई अगर टेस्ट लगा रहा है और उसमें उसको ज्यादा नंबर आ रहा है और कोई टेस्ट लगा रहा है जिसको कम नंबर आ रहा है, कितना दुख और खुशी होना चाहिए, टेस्ट के स्कोर का रिलेवेंस क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। कंसोलिडेशन, अब आपको नॉलेज एक्वायर करने पे फोकस करना है या फिर कंसोलिडेशन पे फोकस करना है। एग्जाम की डिफिकल्टी को देखते हुए, एग्जाम के नेचर को देखते हुए इस पे बात करेंगे। इसके बाद इन द एंड एक मोटिवेशन का डोज देंगे। ओके, सो इसी टोन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आप देख रहे हैं पीएससी नर्ड्स और मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी। माय डियर फ्रेंड्स, वो गाना है ना, जो लड़ सका है वही तो महान है। अगले 30 सितंबर तक जो अपने आप से, इट्स यू वर्सेस यू। आपको किसी और से नहीं लड़ना है, आपको बीपीएससी से नहीं लड़ना है, आपको अपने फेलो एस्पिरेंट से नहीं लड़ना है, आपको खुद से लड़ना है, खुद के इनसिक्योरिटीज से लड़ना है, खुद के पल्पिटेशन से लड़ना है, खुद की कमजोरियों से लड़ना है और खुद के ओवर कॉन्फिडेंस से लड़ना है। अगर खुद से आप अगले 30-29 दिन तक लड़ गए तो ये टाइम है जहां पे आप उस पार जाएंगे। या फिर इसी टाइम में अगर खुद की कमजोरियों के तले दब गए, झुक गए, हार मान गए, तो आप फिर से इधर रह जाएंगे और अगले साल इस समय शायद यही फेज होगा। हमें लगता है कि अभी तैयारी नहीं है और इस साल ब्रेक ले लेता हूं, अगले साल अच्छी तैयारी करके दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मूवमेंट ऐसा है, इस मूवमेंट की एनर्जी ऐसी होती है जहां पे आपको इस एनर्जी में गिव इन नहीं करना होता है। इस एनर्जी को कनकर करके खुद को समझाकर, और जो तैयारी है, 1 महीने है अभी, 1 महीने है अभी, और इस 1 महीने में हर मोमेंट को, हर सेकेंड को काउंट कराना है। और कोई बड़ी बात नहीं है एग्जाम निकालना। एग्जाम इज वेरी मच डूएबल। डिफिकल्टी बढ़ गई है, अभी हम आते हैं इस पे बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस क्लास का टोन ही यही है कि आज से लेकर के 30th के एग्जाम तक, जब तक एग्जाम आपका हो नहीं जाता है, किसी भी मोमेंट पे गिव इन नहीं करना है। हो सकता है आपके जो फेलो फ्रेंड्स हो, कोई टेलीग्राम ग्रुप पे लिख रहा हो कि मैं टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा हूँ, कोई लिख रहा हो, कोई आपके फेलो फ्रेंड्स बोल रहे होंगे कि ओके मेरी तैयारी बहुत 5-6 रिवीजन मैंने कर दिया है। आपके शायद कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो प्रिपेयर्ड ही नहीं होंगे, अनटच्ड होंगे। हो सकता है करंट अफेयर्स में आप लैग कर रहे हो सकता है स्टैटिक का कोई पोर्शन हो जहां पे आपने अच्छा, वो इंपॉर्टेंट हो बट आपने रिवाइज नहीं किया है, 1-2 रिवीजन है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। देखिए, ये जो एग्जाम है ये कल नहीं होने वाला है। जस्ट अ मिनट, ये जो एग्जाम है ये कल नहीं होने वाला, एग्जाम 30th को शेड्यूल्ड है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि कोई भी ऐसा पोर्शन, कोई भी ऐसा सिलेबस है का टुकड़ा जो है वो ऐसा नहीं है जो आप कवर नहीं कर सकते। बस अपने एंजाइटी को, अपने पलपटे, अपने अंदर जो है निगेटिव, अपने आप में जो सेल्फ डाउट होता है, उससे बस ओवरकम करना है। अपने आप को शांत रखना है और बस रिवीजन करते रहना है, पढ़ाई करते रहनी है। तो चलिए इसी टोन पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, क्या पढ़ना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, मतलब जो बाहरी रणनीति है, उससे पहले मैं एम्फसाइज करना चाहूंगी आपकी अंदर की रणनीति पे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको सबसे पहली बात जो करनी है, अपने आप को ये प्रिपेयर करवाना है खुद को एक डिफिकल्ट पेपर के लिए। अपने आप को एक, मतलब ये हम सोचते हैं कि मैं जो पढ़ रहा हूं वही आ जाएगा, ये ऐसा एंटिसिपेशन में ही नहीं रहना है। आपको ये अपने आप को 2 चीजों पे तैयार करने की। ओके, आई एम डूइंग व्हाट आई कैन, मैं जो भी कर सकता हूं मैं कर रहा हूं और अगले 29 दिनों तक करूंगा, लेकिन पेपर डिफिकल्ट आएगा। अपने आप को इस बात को बार बार याद दिलाइए कि पेपर विल बी डिफिकल्ट। और
यकीन मानिए पेपर डिफिकल्ट ही आएगा। 67th के एग्जाम जो कैंसिल हुआ था, वहां से जो ये बयार बही थी पेपर रेशनलाइजेशन का, वो अभी चल रही है और आने वाले कुछ एग्जाम्स तक चलेगी, क्योंकि बीपीएससी काफी अपने आप को चेंज कर रहा है, रेशनलाइज कर रहा है। अभी देखेंगे तो आगे क्या बातें हैं, ये सब देखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इस चीज से डरना नहीं है कि ओ माय गॉड पेपर डिफिकल्ट आएगा, मैं जो पढ़ा हूं वो नहीं आएगा, ऐसा सोचना ही नहीं है। आपको 2 फ्रंट्स पे काम करना है। बाहर आपको बहुत मेहनत करनी है 29 दिनों तक, वो आगे देखेंगे, बट अंदर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना, उसको कन्विंस कराना है, अपने आप को रेडी कराना है मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली कि यस पेपर डिफिकल्ट आएगा। और यकीन मानिए पेपर डिफिकल्ट आएगा, और मैं आपको डरा नहीं रही हूं, बस यू जस्ट एक्सेप्ट दिस फैक्ट और देखिए कि आपके लिए तैयारी करना कितना आसान हो जाता है। सो फर्स्ट थिंग, प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली। माय डियर फ्रेंड्स, ऑन व्हाट बेसिस आई एम टेलिंग यू कि पेपर विल बी डिफिकल्ट? 2 चीजें हैं। 28 तारीख को अतुल प्रसाद का एक ट्वीट आता है और बीपीएससी पे के वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आता है कि आपकी जो निगेटिव मार्किंग है वो बढ़ा करके, पहले कितनी थी 1/4, वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई 1/3। ये 1/3 जो निगेटिव मार्किंग होती है बहुत ही डिफिकल्ट माने जाने वाली मार्किंग होती है और इसमें कोई नहीं बचता। तो अब तुक्का का ऑप्शन गया, तुक्का का ऑप्शन गया। देखिए अभी इस पे आते हैं। 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास। ई ऑप्शन था नन ऑफ द एबव, मोर देन एबव, तो वहां पे थोड़ा तो स्कोप था, कुछ तो स्कोप होता था। इस बार इससे पीछे के एग्जाम में डी आया था ऑप्शन की नन ऑफ द एबव, मोर देन एबव, और 1/4 निगेटिव मार्किंग थी। अब 4 आपको अलग अलग फैक्ट्स मिलेंगे, 4 आपको अलग अलग कंसेप्ट्स मिलेंगे, जिसमें कोई ब्लर एरिया नहीं होगा, कोई प्रोबेबिलिटी गेसिंग का नहीं होगा। ईदर यू नो और यू डोंट नो। ये एकदम ब्लैक एंड व्हाइट का गेम हो गया है, या तो आप जानेंगे या तो आप नहीं जानेंगे। तो इन दोनों सिचुएशंस को ध्यान में ही रखते हुए आपसे कहा जा रहा है कि पेपर डिफिकल्ट आएगा, और यकीन मानिए पेपर डिफिकल्ट होगा। सो आपको इससे डरना नहीं है, आपको इससे डरना नहीं है, बल्कि अपने आप को रेडी कराना है, अपने आप को कन्विंस कराना कि आई एम डूइंग व्हाट एवर आई कैन डू। हो सकता है बहुत लोगों के तैयारी अभी नहीं हुई हो, बहुत सारे कुछ पोर्शंस छूटे हो, बट 1 महीने 29 दिन है आपके पास, ठीक है ना। तो आपका जो एटीट्यूड अब या तो गिव इन करने वाला हो सकता है या फिर वैरियर एटीट्यूड हो सकता है। सेकेंड मोड में आइए, सीटें बढ़ गई हैं, वैकेंसीज बहुत है, 450 प्लस सीटें हो गई हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हर साल की तुलना में कम फिल किए गए हैं। पेपर डिफिकल्ट आएगा, निगेटिव मार्किंग बढ़ गई है, कट ऑफ डेफिनेटली कम जाएगा, ये बाद में बात करेंगे। बट योर मेंटल स्टेटस एंड योर एटीट्यूड अब यही गेम चेंज करने वाला है। अब ज्यादा मतलब ये दिस इज द मेन थिंग। अब पढ़ना वो बाहरी बात है और आप पढ़ रहे हैं, बस अभी बात करेंगे कंसोलिडेशन पे। इंपॉर्टेंट क्या है? आपका मेंटल स्टेटस, आपका एटीट्यूड। किस एटीट्यूड के साथ 29 दिन आप निकालते हैं, 29 दिन का हर मोमेंट आप निकालते हैं, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड। सेकेंड थिंग, माय डियर फ्रेंड्स, अब से लेकर देखिए, ये एग्जाम is based on the success in this exam is based on 3 hours revision, revision and revision। कुछ याद आया? 3 E's भी है, होता है कुछ, बट मैं 3 hours की बात कर रही हूँ। रिविजन, रिविजन एंड रिविजन। कैसा रिविजन? ओपन एंडेड रिविजन? नो। कैसा रिविजन? किताब लेके बैठ गए, 5 दिन पढ़ रहे हैं? नो। कैसा रिविजन? कोई टेस्ट लगाया और उसके 100-200 क्वेश्चन बैठ के रट रहे हैं? नो। रिविजन थ्रू PYQ। मैं डे 1 से इंफसाइज कर रही हूँ कि योर PYQs आर द मिरर ऑफ योर एग्जामिनेशन। बीपीएससी अपने आप को रेशनलाइज कर रही है, चेंजेस आ रहे हैं, बट स्टिल जो सिंसियर कैंडिडेट होगा वो PYQ के थ्रू रिवाइज करेगा। पॉलिटी में उसको रिवाइज करना है, PYQ के क्वेश्चन उठाएगा, एरियाज देखेगा, अब उन्हीं को पढ़ेगा। अब वो कुछ पॉलिटी में उसका कुछ चैप्टर छूटा हुआ उनको नहीं पढ़ेगा, वो ये देखेगा कि पॉलिटी के 60-70 चैप्टर्स में से कौन से चैप्टर्स हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, वो उनको नोट डाउन करेगा, उनको रिवाइज करेगा।
हिस्ट्री, अगर उसको हिस्ट्री रिवाइज करना है तो क्या वो पूरा स्पेक्ट्रम लेके बैठेगा? अब नहीं, वो पीवाईक्यू उठाएगा, देखेगा कि ओके मॉडर्न इंडिया में 1905, 1920, 1930, 1940 से लेकर 47, ये 4 एपिसोड्स हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, वो उन्हीं को रिवाइज करेगा। एंसेंट में वो ये देखेगा कि अच्छा हड़प्पन से सवाल आ रहा है, गुप्ता पीरियड से सवाल आ रहा है, मौर्य से सवाल आ रहा है, और ये तो गुप्ता और मौर्य तो बिहार हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, तो बिहार हिस्ट्री में इन सब चीजों को जब करेगा तो गुप्ता एंड मौर्य भी पढ़ लेगा। क्या वो इन टू इन पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। कोई स्मार्ट कैंडिडेट क्या RS शर्मा लेके बैठेगा? नहीं बैठेगा। भाई एग्जाम का वेटेज देखिए और RS शर्मा की टेक्निकलिटीज देखिए, उसको डेसिफर करने में आपको समय लग जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, दिस इज द राइट अप्रोच, दिस इज द राइट एटीट्यूड। यू रिवाइज एंड री रिवाइज बट थ्रू PYQs। सुबह उठ के आपको PYQ के साथ बैठना है, चाय पीना है, पानी पीना है, नाश्ता करना है, हर 1 मिनट आपका पढ़ाई पे जाना चाहिए। लेकिन वो कैसी पढ़ाई होनी चाहिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे होनी चाहिए। टेस्ट पे आएंगे, अभी टेस्ट के रिलेवेंट पे भी बात करेंगे। बट अगर आप मुझसे बोलोगे कि प्रियंका मैं अगले 29 डेज तक 29 टेस्ट दे दूं, या फिर प्रियंका मैं 10 टेस्ट दूं और PYQ के बेसिस पे जाऊं, तो आई आस्क यू कि गो विद सेकेंड ऑप्शन। टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, बट टेस्ट आर जस्ट फॉर प्रैक्टिस। वो बाहर के लोग तय कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम कमीशन ने आपको दिया है। कमीशन को जानना है तो द ओनली वे थ्रू विच यू कैन नो योर एग्जामिनेशन, योर कमीशन इज थ्रू PYQ। PYQ के बेसिस पे ही तैयारी करिए। कोशिश करिए कि ये पिछले 10 साल के PYQ रटे हो, और सिर्फ रटे नहीं हो, सो सही जवाब के साथ साथ जो गलत जवाब है उनकी भी क्लैरिटी होनी चाहिए। क्योंकि जो ऑप्शंस अपीयर हो रहे हैं आपके एग्जाम में, एक अगर A सही है, BCD आए हैं, इसका मतलब BCD सिग्निफिकेंस रखते हैं। नहीं तो इतना बड़ा समंदर में से वो 4 ही ऑप्शन क्यों आपके पास लाए गए होते, है ना? सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज कीप इन माइंड। एक इंपॉर्टेंट एरिया है कि मैम पीछे जो पढ़े हैं वो लगता है सब भूल गए। ठीक है, पीछे जो पढ़े हैं वो लगता है सब भूल गए, यानी रिटेंशन का इशू हो रहा है। इस पे डिटेल बातें करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, प्लानिंग और टाइम रेशनिंग। एक एक करके बात करते हैं। रिटेंशन तभी होगा जो हमने इससे पीछे के स्लाइड में बात की थी। रिटेंशन के लिए क्या जरूरी है? रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। आपके 3 आवर्स आपके रिटेंशन को बढ़ाएंगे। बट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हो, उनके कुछ एरियाज छूटे हुए हो, कुछ ग्रे एरियाज हो सिलेबस में, उनको कवर नहीं कर पाए हो। इसलिए जरूरी है आपका प्लानिंग होना और टाइम रेशनिंग होना। प्लानिंग माने क्या? सबसे पहले प्लानिंग की बात करते हैं। प्लानिंग माने क्या? आज से लेकर के हर दिन, जैसे आज आप 1 सितंबर, यू आर स्टैंडिंग ऑन 1 सितंबर। सेकेंड, आज आप जब सोने जाएंगे तो कल का प्लान करके सोएंगे। एक आपका बड़ा प्लान होना चाहिए कि पूरे सिलेबस को मुझे कितनी बार रिवाइज करना, 29 के शाम तक, 28 मान लीजिए। 2 लेवल पे आप प्लानिंग करेंगे। एक, गिव मी अ मिनट, 2 लेवल से प्लानिंग होगी। एक ब्रॉडर लेवल पे, जिसमें आप डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ रिवीजन्स आप कितने करेंगे, कौन सा एरिया वीक है आपका, कौन सा एरिया स्ट्रॉन्गर है, कौन सा एरिया 2 रिवीजन में चल जाएगा, कौन सा एरिया 1 रिवीजन में काम चल जाएगा, किसको 3 रिवीजन्स देने हैं। तो ये जो बाइफर्केशन एंड बाइफर्केशन वाला काम है, ये करेंगे आप। और ये आज के आज करेंगे। जब आप वीडियो देखेंगे, खत्म करेंगे और कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, खुद के साथ बैठिए, बहुत जरूरी है ये। ठीक है, आपकी करेंट स्टेटस आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। यू नो, अपने आप को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो पहला है कि आप ये देखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ रिवीजन्स कितने करना है। सेकेंड है बाइफर्केशन करेंगे सिलेबस को। तो इस तरह की जो चीजें हैं कि किसको कितना रिवीजन लगेगा, ये सारी चीजें करके आप एक ब्रॉडर अगले 29 डेज का आप प्लान बनाएंगे। दूसरा, डे बाय डे बेसिस पे, डेली बेसिस पे आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। डेली बेसिस पे प्लानिंग मतलब क्या? आज आप रात को मान लो 10 बजे, 11-12 बजे सोने जाते हो, उसके पहले आप कल का पूरा शेड्यूल डिसाइड करोगे।
कि ये जो ब्रॉडर स्ट्रेटेजी आपने बनाई है उसको पूरा करने के लिए डेली बेसिस का प्लान क्या होगा। ठीक है, अब इस शेड्यूल में आता है आपका टाइम रेशनिंग। टाइम रेशनिंग माने क्या, 2 पार्ट्स होंगे इस शेड्यूल में। एक, आपका दिन जो है 2 भागों में बटेगा। कौन कौन सा, आपका जो पार्ट 1 होगा डे का, मतलब जो टाइम होगा, जो आप टाइम मान लो 8 घंटे डिवोट कर रहे हैं, 10 घंटे डिवोट कर रहे हैं, तो इसमें आपको 50% टाइम अलोकेट करना है रिवीजन पे। ठीक है, कल से आपका मान लो 10 घंटे पढ़ रहे हो, 4 से 5 घंटे टाइम आपका रिवीजन पे जाना चाहिए जो ऑलरेडी पढ़ा है। और सेकेंड पार्ट जो है, पढ़ा तो आपने सब कुछ होगा, सेकेंड पार्ट है वो एरिया जहां पे आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस की कमी है। जैसे कि मान लो कि इकोनॉमी वाला सेक्शन है, क्वेश्चंस आते हैं, स्पोरेडिक आते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ा है, PYQ को देख लेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अगर जियोग्राफी है, ठीक है, जियोग्राफी में लास्ट ईयर सवाल आए थे, बट मैडम ने बताया था कि NCERT 11th क्लास की 2 NCERT उसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब जो पोर्शंस अगर मान लो 1-2 बार पढ़ा है और वहां पे टाइम, मतलब यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो एरिया लैक कर रहा है, ठीक है, उसको आप आधा टाइम दोगे, काइंड ऑफ 50% यहाँ पे टाइम जाएगा, प्लस माइनस 1 आवर आप दोनों में देख सकते हैं। ठीक है, और ये डेली बेसिस पे होना चाहिए, और हर दिन आपका यहाँ पे पार्ट 1 में टाइम, यानी जो रिवीजन में है, पार्ट 1 में टाइम बढ़ता जाना चाहिए और पार्ट 2 का टाइम घटता जाना चाहिए। कल अगर आपने जो आपका ऑलरेडी किया हुआ एरिया है वो कल अगर आपने 4 घंटे रिवाइज किया, परसों वो 4.5 घंटा होना चाहिए, तरसों वो 5 घंटा होना चाहिए। इस तरह से आपको डेली बेसिस पे टाइम को 2 पार्ट्स में बांटना है, एक रिवीजन के लिए, और कुछ अगर बचा हुआ है उसको फटाफट 1 से 10 के बीच में फटाफट उसको कवर कीजिए। 10 के बाद आपके पास आपको ये अलाउड ही नहीं है, इट विल बी अ सिन कि अगर आप कुछ नया पढ़ते हैं। यकीन मानिए 91 कट ऑफ गया था जब 1/4 निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई थी। कहां से 116 से 91 आया था, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, कट ऑफ और नीचे जाएगा, यकीन मानिए। लेकिन इस चीज का, इस मौके का आप तभी फायदा उठा पाएंगे जब आप कंसेप्चुअली साउंड होंगे, फैक्चुअली एक्यूरेट होंगे, कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि एक तुक्का आपको कितने लोगों से पीछे ले जा सकता है अब ये आपको भी नहीं पता। तो इस तरह से रिटेंशन पावर बढ़ेगी। ठीक है, और लिख के पढ़िए, चाहे आप रिवाइज कर रहे हैं या फिर आप पढ़ रहे हैं, मतलब नया कुछ पढ़, उसको लिख के पढ़िए। अगर रिवाइज कर रहे हैं, आंख बंद कर लिया, माइंड में प्रोसेस कीजिए जो पढ़ा है, ऐसा याद नहीं आ रहा, छोटा सा आंख खोल के देख लिया, फिर प्रोसेस करने लगे। इसको बोलते हैं पचाना, इसको बोलते हैं डाइजेस्ट करना। और एक बार यहाँ पे पच गया, एक बार ये कंसेप्ट फिल्टर होके सबकॉन्शियस माइंड तक परकोलेट हो गया, एग्जाम में कुछ भी पूछ ले, हो ही नहीं सकता है कितना भी प्रेशर हो जाए, भूले। दिक्कत तब होती है जब हमारा कंसेप्ट सुपरफिशियल लेवल पे हमने कंसेप्ट को पढ़ा होता है। क्या करना है, किताब खोल देना है, मान लो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो या फिर बिहार स्पेशल पढ़ रहे हो, कि अगर आपने नोट्स बनाए हैं, पेज खोल दीजिए, देखा, ओके, दिमाग में चलाना स्टार्ट किया, फिर पॉज किया, जहां पे भूल रहे देखा, आगे बढ़ा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। आपको यहाँ पे डाइजेस्ट करना है, यहाँ पे पचाना है, इसको शांत रखते हुए। और यहाँ पे एंजाइटी का कोई स्कोप नहीं। अगर ये शांत होगा, आप चीजों को प्रोसेस नहीं, शांत नहीं होगा, आप चीजों को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज हाउ यू नीड टू वर्क ऑन रिटेंशन। ठीक है, सिलेबस यकीन मानिए कट ऑफ नीचे जाएगा, लेकिन इसका फायदा आप तभी उठा पाएंगे जब आप शांत रह के अगले 29 दिन काम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, आपको स्टैटिक और डायनामिक को बैलेंस करना है। अभी बहुत सारे, इवन PSC नेट्स भी करंट अफेयर्स लेके आने वाला है, बहुत सारे चैनल्स करंट अफेयर्स लेके आएंगे, लेकिन क्या आपका एग्जाम सिर्फ करंट अफेयर्स से निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। 20-21 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर्स से, हो सकता है इस बार ज्यादा है, हो सकता है कम भी आए, यू नेवर नो क्या पूछा जाएगा। तो आपको ना स्टैटिक, यानी जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, पॉलिटी, मैथ्स,
बिहार स्पेशल साइंस, इसके साथ करंट अफेयर्स पढ़ना है, ताकि कोई एरिया थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है तो दूसरा एरिया आकर के वो बैलेंस कर ले। अल्टीमेटली हमें एग्जाम क्वालिफाई करना, और एक एरिया पे डिपेंड होके हम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। हमें दोनों एरिया चाहिए और दोनों एरियाज का बैलेंस चाहिए। हमें जो सिलेबस का जो मेजर एरिया है, मेजर पोर्शंस है, उसकी नॉलेज भी चाहिए, और जो माइनर पोर्शंस है उसको भी ऊपर ऊपर से पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि जो इजी क्वेश्चंस है चाहे वो कहीं से भी पूछे जा रहे हैं वो आपसे बनना चाहिए। क्वेश्चंस इजी कट ऑफ जो है इजी क्वेश्चंस पे के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो अगला सवाल था कि किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दे। अगेन यहाँ पे आपको यानी इंपॉर्टेंट एरियाज टू फोकस ऑन। यहाँ पे अगर आपने पीछे के हमारे डिस्कशंस देखे होंगे तो हमने सिलेबस को मेजर और माइनर एरियाज में फोकस डिवाइड किया था। अभी जैसे पिछले स्लाइड में बात की, किसी एरिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन आपका काम होना चाहिए कि जो मेजर एरियाज है उन पे ज्यादा टाइम दे, और जो माइनर एरियाज है, माइनर एरियाज मतलब हो गए आपके पॉलिटी, जियो, इकोनॉमी, स्टैटिक पार्ट नॉट करंट अफेयर्स, एंड मैथ्स। हालांकि मैथ्स को मैं अलग से मानती हूँ, इसमें पोटेंशियल है कि आप 10 on 10 कर सके। तो इस एरिया में पॉलिटी, जियो, इकोनॉमी, मैथ्स, ये माइनर एरियाज है। इनको आप एटलीस्ट आप पढ़ जाइए, एक दो बार रिवाइज कर लीजिए कि जो आसान सवाल हैं जो सब बना रहे हैं वो आपसे ना छूटे। अगर आप इस एरिया में बहुत वेल टू डू नहीं है तो आपका फोकस मेजर एरिया पे ही होना चाहिए, जैसे बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। क्वेश्चन ज्यादा मॉडर्न से आता है, इन तीनों में भी आप मॉडर्न पे फोकस करेंगे। मेडिवल में आप अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप जब मेडिवल पढ़ने बैठेंगे तो क्या आप लूसेंट के इतने पेजेस पढ़ेंगे? नहीं, आप देखेंगे कि मोस्टली क्वेश्चन जो है वो या तो दिल्ली सल्तनत से आ रहा है या फिर किससे आ रहा है, मुगल से आ रहा है। आप इनको रिवाइज करेंगे। जब आप एंशियंट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हड़प्पा, मौर्य, गुप्ता। अब बीच के जो ट्रांजिशनिंग है, और इसमें भी क्या आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, थोड़ा सा मेडिवल में वो आर्ट एंड कल्चर पूछ लेते हैं। तो आपको जब बोला कि क्यूआईक्यू के थ्रू रिवाइज करना है, इसीलिए जरूरी है। टाइम रेशनिंग जो बोला इसलिए जरूरी है, आपको इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस करना है। ये हो गए, और क्या हो गया, साइंस हो गया इंपॉर्टेंट एरिया। तो साइंस में हमारा क्या होता है, अभी कंसेप्ट के साथ साथ एप्लीकेशन भी पूछ रही है बीपीएससी, प्लस एप्लीकेशन, ये सब चीजें हमने पीछे डिस्कस की थी। आपको अगेन साइंस में फिजिक्स के 12-13 यूनिट्स पूरे नहीं पढ़ने हैं, केमिस्ट्री के सारे यूनिट्स नहीं पढ़ने हैं, आपको मेजर एरियाज के भी मेजर एरियाज ढूंढने हैं और फिर उन पे फोकस करना है। और मेजर एरियाज के जो माइनर एरियाज है उनको बस एक दो बार देख लेना है कि ठीक है कुछ आया, मुझे याद रहा, ओके। नहीं तो मैं मेजर एरियाज के भी मेजर एरियाज पे फोकस करूंगा। इनसे जो सवाल आता है वो नहीं छूटना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका दर्पण है, मैं बार बार कहती हूं इसको मत छोड़िए, यही आपको उस पार ले जा सकता है। अदरवाइज सिलेबस का कोई और छोर, कंटेंट का कोई और छोर तो नहीं होता, सिलेबस का तो है। तो ये है इंपॉर्टेंट एरियाज, किस पे फोकस करने समझ में आया। माइनर एरियाज में उतना कर लेना है कि जितना सब कर रहे हैं। आपके बाजू वाला बैठा हुआ कैंडिडेट, वो अगर जो इजी सवाल है कर रहा है, अगर मैथ से आ रहा है, आप क्यों छोड़ेंगे, आप पीछे हो गए। अगर बाजू वाला कैंडिडेट ज्योग्राफी से सवाल पूछा जा रहा है स्ट्रेट वो कर रहा है, आप क्यों छोड़ेंगे, आप पीछे हो गए। लेकिन अगर वहीं आप अगर ये 67 बीपीएससी में, जो 67th वाले एग्जाम में बीपीएससी ने पूछा था लैंड फॉर्म्स, ग्लेशियर लैंड फॉर्म्स, उसमें पूछ दिया था इस्कर्स एंड ड्रमलिन्स के बीच का डिफरेंस। भाई आप इसमें पीएचडी नहीं कर सकते, आपको ये पता होना चाहिए कि इस्कर्स एंड ड्रमलिन्स आर लैंड फॉर्म्स, किसके द्वारा बना होता है, ग्लेशियर लैंड फॉर्म है। आगे बढ़िए, एक सवाल से आपका कट ऑफ डिसाइड नहीं होता, लेकिन एक सवाल पे अगर पीएचडी करेंगे आप तो वो एग्जाम का डेस्टिनी डिसाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो ये करना है, मेजर एरियाज पे फोकस करिए, और उसमें भी मेजर एरियाज में इन टू इन मत पढ़िए, पीवाईक्यू के थ्रू पढ़िए।
बिहार स्पेशल पे फोकस करिए, करंट अफेयर्स पे फोकस करिए, हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, इसमें भी मॉडर्न पे फोकस करिए, साइंस पे फोकस करिए। ये 4 हैं आपके। इनके अलावा मैथ्स को देख लीजिए। 91 से भी कम नंबर लाने, 91 माइंड में रखिए, आराम से आएगा। ठीक है, क्लियर है? होपफुली ये क्लियर होगा आपको। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी तक टेस्ट नहीं लगाया है तो क्या करें? सितंबर में आ गए, अभी तक टेस्ट नहीं लगाया है तो क्या करें? टेस्ट में कम नंबर आता है तो दुखी हो जाते हैं और ज्यादा नंबर आता है तो खुशी हो जाते हैं। क्या करें? यानी टेस्ट के स्कोर का कितना रिलेवेंस है? माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि टेस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंपॉर्टेंट है। निगेटिव मार्किंग रियलिटी है और आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सारी गलतियां एग्जाम के कंडीशन में बैठ के सिमुलेट करना। 2 घंटे में आपका पेपर, 1 घंटा 50 मिनट में पेपर कंप्लीट होना चाहिए। 3 बार इस पे बात करेंगे हम किसी और वीडियो में। 3 बार आपका पेपर कवर होना चाहिए। OMR फिल करते समय कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप एग्जाम प्रेशर में कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, कौन सा एरिया आपका ग्रे एरिया है, ये सब चीजें आप टेस्ट से एनालाइज करते हो। तो टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कोई डिनाइंग ऑफ द फैक्ट नहीं है। टेस्ट्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट क्या टेस्ट में बहुत नंबर आने से खुश होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बहुत ऐसे लोग हैं जो UPSC में 50, 60, 70, 80 टेस्ट लगा के गए और उनका प्री नहीं निकला। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10 टेस्ट लगाए, उन्होंने बाकी जो स्टैंडर्ड चीजें हैं, स्टैंडर्ड कंटेंट पे काम किया, PYQ को एनालाइज किया, उस तरह से पढ़ा, 10 टेस्ट लगाया, जाके प्री दिया, उनका प्री निकला। क्यों हुआ? अगर टेस्ट के बेसिस पे ही सिलेक्शन होना होता तो उनका होता जो 80 टेस्ट लगा के गए। तो आपका अप्रोच कम। हाँ, बहुत लोग हैं जो यहाँ टेस्ट देते हैं 150, 140 स्कोर किए, वहां जाकर बहुत लोग हैं लो स्कोर करते हुए भी वहां गए और उन्होंने कट ऑफ क्लियर किया। अल्टीमेटली यू नीड टू क्लियर द कट ऑफ। आप 91 लाए या 120 लाए, डजेंट मैटर, you have to just qualify the exam is of qualifying nature, you should know this। ठीक है, तो टेस्ट लगाइए। जिन्होंने अभी तक कोई टेस्ट नहीं लगाया है, आप 10 सितंबर तक आपके पास टाइम है। 10 सितंबर 10 सितंबर तक 7-8 टेस्ट दे दीजिए। इसलिए नहीं कि क्वेश्चन रिपीट होगा, इसलिए कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा एग्जाम लाइक सिचुएशन में काम करने का, OMR भरने का, क्वेश्चन पढ़ने का, पलटने का। टाइमर लगाकर टेस्ट दे दीजिए। अगर पॉसिबल हो तो सेंटर पे जाकर टेस्ट दीजिए, बिल्कुल एग्जाम लाइक कंडीशन में। आपका माइंड जो है ना वो ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, 10 के बाद आप हफ्ते में 2 टेस्ट देंगे, 20 से 30 के बीच में भी 2 टेस्ट देंगे। तेज देना मत छोड़िएगा, आपका माइंड वो एग्जाम लाइक कंडीशन के लिए ट्रेंड रहता है। बट कोशिश कीजिए कि अभी से लेकर 10 तक आप 6-7 टेस्ट दे दें। ठीक है, टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सेल्फ एनालाइज करेंगे। जितनी गलतियां, हम पैसे दे करके गलतियां करने के लिए हम टेस्ट क्यों देते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होगा? नहीं, हम पैसे इसलिए देते हैं कि हम वहां गलतियां करें, उन गलतियों से सीखें और एग्जाम में उन गलतियों से इम्यून हो सके। दिस इज द होल फंडा ऑफ टेस्ट। तो जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है, आप टेस्ट दे दीजिए। मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, खुश होइए, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को ओवर मत होने दीजिए। मार्क्स कम आ रहे हैं, बिल्कुल रोने की बात नहीं है, ये एक्चुअल एग्जाम नहीं है। कौन बनाता है जो टेस्ट के क्वेश्चंस? BPSC ने दी? नहीं, हमारा एक्चुअल एग्जाम, हमारा जो एक्चुअल जिस कमीशन है उसने क्वेश्चंस दिए हैं वो मिरर है। टेस्ट देते हुए आपको एनालाइज करना है PYQ नहीं छोड़ना है, वहीं आपको एग्जाम के पार ले जाएगा। 6 टेस्ट दीजिए 10 तक, 10 से 20 तक 2 टेस्ट दीजिए, 20 से 30 के बीच में 2 टेस्ट दीजिए, PYQ देखते रहिए। दिस इज इट। क्लियर है? होपफुली क्लियर होगा। नेक्स्ट थिंग इज ट्राई टू कंसोलिडेट द थिंग्स। माय डियर फ्रेंड्स, 2-3 चीजें हैं जो इस एग्जाम में आपको पार ले जाएंगी। एक तो आपका फैक्चुअल एक्यूरेसी। अब
जैसे जो उन्होंने पूछा था टोटल एरिया कितना है, फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो बीपीएससी आज से पहले जब उनका नेगेटिव मार्किंग नहीं था तब तो वो दशमलव के बाद के 2-3 डिजिट के फैक्चुअल एक्यूरेसी पूछती थी। अब जब नेगेटिव मार्किंग है और इतना डिफिकल्ट नेगेटिव मार्किंग, आपको क्यों लगता है कि बीपीएससी लिबरल हो जाएगी अपने क्वेश्चंस में? नहीं होगी। उनको अपना एग्जाम का स्टैंडर्ड बढ़ाना है। तो फैक्चुअल एक्यूरेसी आप जो पढ़ रहे हैं वो इस तरह से पढ़िए कि वहां से जब क्वेश्चन आए छूटे नहीं। आपको सिलेबस के इंपॉर्टेंट एरियाज पता है, उनसे इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस कीजिए। एंशिएंट एंड मिडिवल कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ा पीवाईक्यू में जो रिपीट हो रहा आया तो आया, नहीं तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमको 91 लाना है और 91 से नीचे मैंने लिखा है कट ऑफ विल गो डाउन और इट विल गो डाउन। मैंने बताया भी क्यों, ठीक है। लेकिन ये इसका बेनिफिट देखिए, जब एग्जाम डिफिकल्ट होता है ना तो जो पढ़ने वाले कैंडिडेट्स हैं, मेहनती कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए सिलेक्शन लेना आसान हो जाता है। तो अगर आप उनमें से एक है तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। 29 दिन है, 29 दिन में तो आप पहाड़ तोड़ सकते हैं। तो एग्जाम है ना। तो कुछ चीजें हैं जिनको आपको अपने साथ रखना है। आपको फैक्चुअली एक्यूरेट होना है, हियर एंड देयर नहीं, ब्लड मेमोरी नहीं, कंसेप्ट एकदम कंसेप्चुअली आपको साउंड होना है कि ओके साइक्लोन का फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आंख बंद कर लिया, माइंड में प्रोसेस कर रहे हैं, पचा रहे हैं। दिस इज हाउ यू नीड टू बी। आपको बिल्कुल जो पढ़ा है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कहीं भी ग्रे एरिया नहीं होना चाहिए, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, कंसोलिडेशन पे काम करना है, ठीक है। अभी बहुत सारे कंटेंट, अब एग्जाम का 1 महीना बचा है, बहुत सारा कंटेंट आएगा, पीएससी नट्स पे भी कंटेंट आएगा, लेकिन यू हैव टू बी वाइज इनफ। ओके, बिहार स्पेशल के वीडियोस आ रहे हैं, क्या मेरा बिहार स्पेशल वीक है? अगर है, उनको नहीं किया है तभी देखिए, अदरवाइज स्किप। आप जिनको भी फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये पोर्शन मेरा किया हुआ है, सपोज पीएससी नट्स पे करंट अफेयर्स का वीडियो आता है और आपने कहीं और से किया है, मैं नया तो कुछ नहीं पढ़ाऊंगी ना, पीएससी नट्स पे वही चीजें चलेंगी, तो बिल्कुल नहीं देखना है, चाहे वो पीएससी नट्स हो या कहीं और हो। आपको अब नया चीज सुनने पढ़ने के, नई जगह से पढ़ने के बजाय जो पढ़ा है, जो रायता फैलाया है, उसको समेटना है। अब नया रायता नहीं पढ़ाया फैलाना कि नहीं नहीं ये वीडियो मैडम का आ रहा है देख लेता हूँ, ये वीडियो फलाने सर का आ रहा है देख रहे, नहीं, कुछ नया कोई नहीं पढ़ाएगा। अगर बिहार इकोनॉमिक सर्वे आपने कर लिया है तो वही फैक्ट्स हैं, वही स्टैट्स हैं। मैं कल को वीडियो लाती हूँ बिहार इकोनॉमिक सर्वे का, तो नया कुछ नहीं होगा, यकीन मानिए। तो आपको अब रायता को और नहीं फैलाना है, फैले हुए रायता को समेटना है। सो आपको कंसोलिडेशन पे काम करना है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करने पे काम करना, डेली बेसिस पे रिवीजन पे काम करना है। और बिल्कुल कुछ भी नया है उसको 10 से पहले खत्म कीजिए। दिस इज द ओनली वे, ठीक है। ओके, सो लास्ट थिंग, हमारा पंच, हारना नहीं है गित्ता, हारना नहीं है। और ये हारना किससे नहीं है, एग्जाम में जाके नहीं, अपने आप से नहीं हारना है। हर दिन आपको अपने आप से लड़ना होगा। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाएगा, पैर कांपने स्टार्ट हो जाएंगे, हाथ कांपने स्टार्ट हो जाएंगे, एंजाइटी बढ़ने लगेगी, वीडियोस के थंबनेल्स देखकर डर लगने लगेंगे, देखो नहीं तो रोओगे, रो नहीं पाओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो हारना नहीं है। और अब ये सब जब चीजें हों तो गिव अप नहीं करना है, गिव अप खुद पे नहीं करना है। आप अगर अपने आप के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, अपने आप से के लिए अपने आप से नहीं लड़ेंगे, तो आपके लिए कौन स्टैंड लेगा। आपको खुद पे बिलीफ रखना है, खुद पे। जब ऐसे मोमेंट्स आए कि लगे कि नहीं हो सकता है, मैं अगले साल के लिए टाल देता हूँ, अगले एग्जाम के लिए टाल देता हूँ, उस समय यही रखिएगा, सोचिएगा कि शायद अगले साल भी ऐसा ही कोई सिचुएशन हो। क्योंकि ये जो तैयारी है ना, ये जो इंटेंस तैयारी है, वो गर्मी वाली तैयारी, यही 1 महीने में होती है। इससे पहले तो सब रिलैक्स्ड होते हैं। तो अपने आप को गर्मी देने का समय है, अपना पसीना बहाने का समय है। और एग्जाम से पहले पसीना बहा लीजिए, एग्जाम के दिन शांति से आप एग्जाम देंगे। सो ये जो इम्पल्सेस आएंगे आपको,
गिव इन करने का, छोड़ देने का, हारना नहीं है, ठीक है। कीप फाइटिंग टिल द लास्ट मिनट, आखिरी सेकेंड तक खेलना है। और ये आखिरी सेकेंड कब आता है? जब आपका एग्जाम का पेपर खत्म हो जाता है, आपसे एग्जाम में पेपर ले लिया जाता है। एग्जाम डे के लिए बाद में बात करेंगे, पर आपको हर मोमेंट पे, हर सेकेंड पे खुद को ही विश्वास दिलाना है कि भाई मैं कैपेबल हूं, मैं कर सकता हूं। आप कोई बोल रहा है कि मेरे 100 रिवीजन हो गए, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। 200 टेस्ट दे दिए, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना है? कुछ लिमिटेड टेस्ट देने हैं। टेस्ट की सैंक्टिटी क्या है, टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको पता है। आपको PYQ करने हैं, बहुत अच्छे से डेली बेसिस पे उनके साथ बैठिए, बातें कीजिए। उसी के बेसिस पे आपको रिवाइज करना है, स्टैंडर्ड सोर्सेस रिवाइज करने हैं, करंट अफेयर्स पे ध्यान देना। और अगर टेस्ट नहीं दिया है, 6 + 2 + 2, दिस इज हाउ यू नीड टू गो, ठीक है। तो अगर आपको कहीं से कोई ऐसी बात आ रही है जो आपको एंजाइटी दे रही है, कट इट ऑफ। ये सब बाद में बातें करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको आज से और इस मिनट से लेकर के 30 सितंबर के, जब आप 30 सितंबर को एग्जाम हॉल में आपसे आपका पेपर नहीं लिया जाता, तब तक गिव अप नहीं करना है। और किस पे गिव अप नहीं करना है? एग्जाम पे नहीं, खुद पे। खुद के लिए खुद से लड़ना है। बहुत मोमेंट आएंगे दिन में, 100 मोमेंट्स ऐसे आएंगे जब लगेगा कि नहीं ये एग्जाम नहीं हो पाएगा मेरे से, बट स्टिल यू हैव टू अपने आप को कन्विंस कराना है। जो हमने बिगिनिंग में बात की थी कि जस्ट अ मिनट, यस, बिगिनिंग में बात की थी कि मेंटल प्रिपरेशन करना है, अपने आप को ही कन्विंस करना है कि यस आई कैन डू। बाहर वाले तो कहेंगे ही और कह ही रहे होंगे कि भैया तेरे से नहीं हो पाएगा। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको भी, वो उनका तो और है कि भाई तुमसे अब ना हो पाएगा। तो बाहर वाले कहते ही हैं। अगर आप खुद से ही ऐसी बातें करने, खुद को कम आंकने लगे, पैर खींचने वाले तो फिर तो आपको घसीट देंगे, है ना। तो आपको बस अपने आप को कन्विंस करना है, सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करना। और दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर। और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूं कि अगले 29 डेज अगर इस तरह से आप डेली बेसिस के प्लान, ब्रॉडर प्लान इस तरह से करके, टाइम की रेशनिंग करके, हर चीज करके करते हैं, तो ऑन 30th डे आप एग्जाम से इस मूड के साथ निकलेंगे कि भाई अब मेंस की तैयारी में लगना है ना। तो इस टोन के साथ आई थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद आज मैथ्स का क्लास जाने वाला था, लेकिन ये लेना जरूरी था, तो इसके बाद मैथ्स का क्लास जाएगा। और हम करंट अफेयर्स के क्लासेस भी कल शाम से डेली बेसिस से पार्ट बाय पार्ट, हम इकोनॉमी के पार्ट वाइज लेना स्टार्ट कर देंगे, ताकि 20 तक आपके पास सारी चीजें चली जाए। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सितंबर का महीना स्टार्ट हो गया है, हमारे लिए ये त्योहार का महीना है। और उम्मीद करती हूँ कि आप ये त्योहार आप बहुत अच्छे से मनाएं और 30 सितंबर को फ्लाइंग कलर्स से निकले। थैंक यू वेरी मच।